देश में खेल को बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है और किसी अपने खिलाड़ी को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग ऐसे स्टेडियम में आते हैं और उस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे ना जाने कितनी तालियां बजाते हैं। खेल के ऐसे नायकों के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से गुमनाम नायक भी होते हैं जिनके लिए शायद ताली बजाने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन वक्त बदला है, रवायत बदली है। बीते कुछ समय में हिंदुस्तान में ऐसे तमाम क्षेत्रों के लोगों को काम को सम्मान मिलना शुरू हुआ है, जो भले ही गुमनाम नायक हैं लेकिन उनके काम को सरकार सम्मान दे रही है। खेल का मैदान हो, विज्ञान की प्रयोगशाला हो, या फिर बेजुबान जानवरों के दर्द को समझने की बात, या फिर हिंदुस्तान की समृद्ध विरासत को पुनर्स्थापित करने के लिए काम करना हो जमीन पर, इन तमाम क्षेत्रों के ऐसे गुमनाम नायकों की कहानियों को समेटकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरिंद और आप देख रहे हैं हमारे पद। हिंदुस्तान में क्रिकेट का जुनून हर कोई महसूस करता है। एक ऐसा खेल जिसने देश में खेलों की परिभाषा को ही बदल के रख दिया। 140 करोड़ के इस देश में हर गली मोहल्ले या इस प्रकार के खेल के मैदान में आपको क्रिकेट का टैलेंट नजर आ जाएगा। जरूरत है उस टैलेंट को एक मुकाम तक ले जाने के लिए। देश के तमाम जो नामचीन क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनके बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन उस खिलाड़ी को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उसके कोच की जो भूमिका है उसको कई बार बातचीत नहीं होती, या उस कोच के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती नजर नहीं आती। लेकिन देश के एक ऐसे ही कोच हैं जिनके बारे में अब बहुत बात होती है, क्योंकि उनको सरकार दे रही है पद्म सम्मान। उन्होंने बीते लगभग 5 दशक में देश को 1 दर्जन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं, तो 100 से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। गुरचरण सिंह जी को मिल रहा है पद्म सम्मान उनके इस 5 दशक की क्रिकेट की सेवा के लिए। क्रिकेट जिसका जुनून देश में लोगों के सर चढ़कर बोलता है, जिसे लोग किसी धर्म की तरह सम्मान देते हैं, इस खेल की सेवा को जिंदगी के 5 दशक समर्पित कर चुके हैं देश के जाने माने क्रिकेट कोच और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेट खिलाड़ी गुरचरण सिंह। बतौर कोच गुरचरण सिंह ने देश को मनिंदर सिंह, सुरिंदर खन्ना, कीर्ति आजाद, अजय जाडेजा और मुरली कार्तिक जैसे करीब 1 दर्जन दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। गुरचरण सिंह ने घरेलू क्रिकेट के भी 100 से अधिक खिलाड़ी तैयार किए हैं, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी से लेकर तमाम घरेलू मैचों में नाम कमाया है। गुरचरण सिंह द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले देश के दूसरे क्रिकेट कोच हैं। शुरू में वैसे मेरे को स्पोर्ट्स का शुरू से बहुत शौक था। जब मैं गांव में रहता था ना, तब तो मेरे को वॉलीबॉल वहाँ खेलने को मिलता था, या मैं कुश्ती देखता होता था, लोग कुश्ती कर रहे होते थे। मैं कुश्ती तो नहीं करता था, तो वॉलीबॉल तो खेलता ही था। और जब कभी मेरे पिताजी गांव जाते थे तो पूछते, रावलपिंडी जाते थे, पूछते थे आपके लिए क्या लाऊं, तो मैं उनको यही कहता था कि मेरे लिए वॉलीबॉल लेके आना। स्कूल के जो टीचर थे ना, शिवदयाल सिंह जी, तो लोग तो 3 बजे खेलने आते थे, मैं 2-2:30 बजे पहुंच जाता था ग्राउंड में। तो वो देखते रहते थे कि ये रोज़ आता है। एक दिन वो खुद कहने लगे आपको बॉलिंग आती है? मैं कहा हाँ जी। तो कहते मेरे को बॉल डाल। तो मैं उन्हीं को बॉल डालनी शुरू की, तो उनको 1-2 बार बोल्ड कर दिया। ही गॉट इम्प्रेस्ड, तो कहने लगा आप शाम को प्रैक्टिस में आया करो। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड जॉइनिंग द स्कूल। मैं 8वीं से 9वीं में वहाँ आया, और 1 साल के बाद 10वीं में ही उन्होंने मेरे को स्कूल का कप्तान बना दिया। लकीली इन 53 आई गॉट अ ब्रेक थ्रू टू गेट इनटू द रणजी ट्रॉफी टीम। ऐसा 53 में जब मैंने रणजी ट्रॉफी खेली ना, तो मैंने लौट के पीछे नहीं देखा। मेरे को लाइफ में सब कुछ मिला, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इनका सब का ना बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर ये सारे सोच के स्पोर्ट्समैनों को पद्मा अवार्ड देंगे, तो आई बिलीव दैट दे आर राइट ऑन द राइट ट्रैक। 87 साल के गुरचरण सिंह में आज भी क्रिकेट के प्रति जोश बरकरार है। कोच बनने से पहले उन्होंने 37 प्रथम श्रेणी मैच खेले, 1198 रन बनाए, जिसमें 1 शतक, 7 अर्धशतक और 44 विकेट शामिल हैं। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच की जिम्मेदारी भी निभाई और रणजी ट्रॉफी के लिए अनगिनत खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी। वे पुस्तक पिचिंग इट स्ट्रेट के सह लेखक भी हैं। गुच्ची भाई, जिनको हम प्यार से बुलाते हैं, चरण सिंह उनका नाम है, उनको पद्मश्री से नवाजा गया। बहुत खुशी की बात है कि उनके एफर्ट्स
बहुत सारे खिलाड़ी देश के लिए खेले हैं मेरे अलावा। तो मैं समझता हूँ कि उनकी डेडिकेशन, अगर उनके बारे में कहूँ, उनका पैशन, उनकी सिंगल माइंडेड डिवोशन, क्रिकेट जैसे उनके लिए गुरुद्वारा है, वैसे ही क्रिकेट का नेट्स है, क्रिकेट है उनके लिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत लंबा है उनके साथ, मेरा जो सिलसिला उन्हें जानने का, उनके पास खेलने का, उनसे क्रिकेट सीखने का, और मेरे को बहुत ही दिली खुशी है, और मैं उनको और सभी क्रिकेट के चाहने वालों को, उनके परिवार को भी बधाई देता हूं। क्रिकेट के माध्यम से 50 से अधिक वर्षों से देश सेवा कर रहे गुरचरण सिंह जी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए अनंत शुभकामनाएं। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के नोएडा में मौजूद हूं और ये है कलारी केंद्रम। इसमें क्या खास बात है मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसमें क्या खास बात है। कलरी पयट्ट केरल की मार्शल आर्ट है जो दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है और अपने जन्म के बाद के वर्षों दशकों के बाद में कहीं ना कहीं ये खोसी गई थी। इसको पुनर्स्थापित करने का काम किया है केरल के SRD प्रसाद ने, और उन्होंने न सिर्फ सैकड़ों युवाओं को इस मार्शल आर्ट को सिखाया है बल्कि अपनी किताब के माध्यम से देश भर में भारत की समृद्ध विरासत को लेकर जागरूकता भी पैदा की है। और शायद उसी का जीवंत नतीजा है कि यहाँ पर नोएडा में मैं एक कलरी पयट्ट के मार्शल आर्ट के इस केंद्र में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर भी लोग इसको सीखते नजर आ रहे हैं। कलरी पयट्ट को लेकर, भारत की समृद्ध विरासत को पुनर्स्थापित करने को लेकर सरकार दे रही है SRD प्रसाद को पद्म सम्मान। मार्शल आर्ट की जननी है भारत। विश्व की प्राचीनतम सर्वाधिक वैज्ञानिक मार्शल आर्ट के रूप में मान्यता प्राप्त कलरी पयट्ट की शुरुआत केरल में हुई। समय के साथ लुप्त हो रही इस विधा को फिर से युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने में केरल के SRD प्रसाद ने बड़ा योगदान दिया। उनके पिता भी इस मार्शल आर्ट में पारंगत थे। उन्होंने 5 साल की उम्र में कलरी पयट्ट के गुर सीखने शुरू किए और अपना पूरा जीवन इसी विधा के लिए समर्पित कर दिया। SRD प्रसाद ने 100 से ज्यादा युवाओं को कलरी पयट्ट की ट्रेनिंग दी और पूरे क्षेत्र में इसे फिर से प्रचलित करने के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। പത്മനാഭപാട് ഇതൊരു പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു സംഭവമല്ല. मेरा कलरी पयट्ट सीखना स्वैच्छिक नहीं था। मेरे पिता चिरक्कल टी श्रीधरन नायर एक कलरी आचार्य थे। मैं हाई स्कूल के दौरान श्री भारत कलरी में शामिल हो गया था। तभी मुझे समझ आया कि कलरी पयट्ट एक कला है और इसकी कई शाखाएं हैं और एक संरचित तरीके से सीखना होता है। कलरी पयट्ट को पढ़ाना और लोकप्रिय बनाना मेरा कार्य क्षेत्र हो सकता है। मेरे द्वारा लिखी गई कुल 4 पुस्तकें कलरी पयट्ट से संबंधित हैं। मैंने कलरी पयट्ट पर एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है कलरी पयट्ट विज्ञान कोशम। मुझे इस पद्म पुरस्कार की उम्मीद नहीं थी। पद्मश्री मेरे लिए और कलरी पयट्ट को सीखने, अभ्यास करने और लोकप्रिय बनाने वाले सभी लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। मैं इसे एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। ഒരു കളരിപ്പയറ്റ് വിജ്ഞാനകോശം. കളരിപ്പയറ്റിനെ പറ്റി എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ വരണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ SRD प्रसाद ने कलरी पयट्ट को युवाओं के बीच प्रचलित करने के लिए इस मार्शल आर्ट पर 5 पुस्तकें लिखी और अपने पिता की मलयालम में लिखी किताब का अंग्रेजी में सह अनुवाद किया, जिसमें 1700 से ज्यादा चित्र के माध्यम से इस तकनीक को बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। इन पुस्तकों की उपलब्धता से कलरी पयट्ट को लेकर केरल में युवाओं में जागरूकता बढ़ी है। SRD प्रसाद को मार्शल आर्ट्स में योगदान के लिए 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कोई भी मार्शल आर्ट्स देखो, हमारे देश से शुरुआत हुई कलरी पट्टू से, और उस मार्शल आर्ट्स में एक बड़ा नाम हमारे साथ हमारे प्रसाद जी, उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। रिसेंटली उनको पद्मश्री से नवाजा गया। हम बहुत खुश हैं कि ये मार्शल आर्ट्स जो पूरी दुनिया में फेमस है, जिन्होंने सारे मार्शल आर्ट्स को एक एनर्जी दी है, और उस एनर्जी से आज हमें पद्मश्री हमारे प्रसाद जी हमें मिले, और हम उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ऐसे और लोग हमारे इस अपने मार्शल आर्ट्स से, जो हमारे अपने देश का मार्शल आर्ट्स है, वो बढ़े और हमारे बच्चे इंस्पायर हो
और हमारे देश का नाम रोशन हो। दुनिया के कई देशों में प्रचलित मार्शल आर्ट कुंग-फू का विकास भी कलरीपयट्ट के जरिए ही माना जाता है। कलरीपयट्ट मलयालम के 2 शब्दों से मिलकर बना है, कलरी और पयट्ट। कलरी शब्द का मतलब होता है युद्ध स्थल और पयट्ट शब्द का मतलब पारंगत या प्रशिक्षित होना, यानी युद्ध स्थल के लिए प्रशिक्षित होना। इसमें प्रशिक्षण की शुरुआत पूरे शरीर के तेल मालिश से की जाती है ताकि शरीर ढीला और लचीला बने। चाटम, कूद, ओटम, दौड़ और मरीचिन, कलाबाजी जैसी गतिविधियां भी इस युद्धक कला के अभिन्न अंग हैं। तलवार, कटार, भाला, मुग्दर और धनुष बाण जैसे हथियारों का इस्तेमाल करना भी इसमें सिखाया जाता है। भारत की विरासत कलरीपयट्ट को सहेजने के लिए SRD प्रसाद को पद्मश्री पुरस्कार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कलरीपयट्ट ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ना जाने ऐसी कितनी मार्शल आर्ट हैं, विधाएं हैं जो भारत की समृद्ध विरासत का हिस्सा रही है। कलरीपयट्ट केरल की पहचान है तो थांग ता जैसी मार्शल आर्ट पूर्वोत्तर की शान है और मणिपुर की पहचान के तौर पर इसको जाना जाता है। करीब 400 साल पहले की अगर बात की जाए तो अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में, दशकों में मणिपुर के तमाम लोग इस पर काम कर रहे हैं, थांग ता पर, और उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए एक बार फिर से बहुत जोर शोर से जमीन पे बदलाव लेकर आ रहे हैं। मणिपुर के SK शर्मा भी उन शख्सियतों में से एक हैं जिन्होंने थांग ता पे बड़ा काम किया है और शायद आज एक खेल के रूप में प्रचलित हो रहे थांग ता को स्वीकारता इस बात से भी जताई जा सकती है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी थांग ता की प्रतिस्पर्धाएं की गई। थांग ता को पुनर्स्थापित करने, देश भर में प्रचलित करने के लिए मणिपुर के SK शर्मा को सरकार दे रही है पद्म सम्मान। हमारी प्राचीन परंपराएं वक्त के साथ खो न जाएं, इस सोच पर काम करने वालों में शामिल हैं के सनाथोइबा शर्मा, जो मणिपुर की करीब 400 साल पुरानी मार्शल आर्ट थांग ता को बचाए रखने में पिछले 40 वर्षों से प्रयासरत हैं। उन्होंने 1000 से अधिक युवाओं को इसमें प्रशिक्षित कर इस कला को पुनर्स्थापित कर दिया है। थांग ता शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें थांग शब्द का अर्थ है तलवार और ता शब्द का अर्थ है भाला। इस कला में तलवार, ढाल और भाले का प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयासों से आज थांग ता न सिर्फ मणिपुर में बल्कि देश के तमाम राज्यों में बहुत ही लोकप्रिय हो रही है और युवाओं में इसको लेकर खासी दिलचस्पी देखी जा सकती है। अयापु ताकवी तंबिरंबा अकोई वजह गुरुमयुम गौरकिशोर शर्मा मुझे मणिपुर मार्शल आर्ट थांगता में हुयेन लालोंग मणिपुर थांगता कल्चर एसोसिएशन के गुरु मायूम गौरा किशोर शर्मा ने प्रशिक्षित किया। जब उन्होंने 2015 में अंतिम सांस ली, तब संस्थान में मैं अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रधानाचार्य सह निदेशक बन गया। अब तक मैं इस पद पर आसीन हूँ। इससे पहले मैं एक वरिष्ठ कलाकार था और बाद में संस्थान में लगभग 10 वर्षों तक विजिटिंग गुरु के रूप में रहा। मैंने 1982 में पाओना सदस्य कला और ग्रामीण विकास सेवा संघ के नाम से एक और संगठन भी शुरू किया। मेरा अंतिम उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को कलाकारों के रूप में तैयार करना है तथा छात्रवृत्ति और फेलोशिप के साथ इस क्षेत्र में उनके करियर को बढ़ावा देना है ताकि वे थांगता को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे लोकप्रिय बनाने में जुटे रहें। मैंने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों में थांगता के प्रदर्शनों को दिखाया है। मणिपुर में ये आम मान्यता है कि थांगता की मदद से वहां के लोगों ने सदियों से मणिपुर को विदेशी हमलों से बचाए रखा था। ये विधा भी अन्य शस्त्र कलाओं की तरह कठिन मेहनत से सीखी और खेली जाती है। KS शर्मा ने मणिपुर में इसको संरक्षित करने के लिए दशकों तक काम किया, युवाओं को जोड़ा और उन्हें इसको सीखने के प्रति प्रेरित किया। थांगता मार्शल आर्ट जो कि मणिपुरी मार्शल आर्ट से पूरे देश में खेला जाता है। बॉयज गर्ल्स बहुत ही प्यार से खेला जाता है
और एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट सेल्फ डिफेंस के साथ साथ जो एक अचीवमेंट्स नज़र देखने को मिल रही है, देश से बाहर हो या देश में। हमारे देश में रिसेंटली शर्मा जी को पद्मश्री से नवाजा गया। उन्होंने जो बड़ा योगदान दिया पूरे देश में मार्शल आर्ट्स के लिए इस उम्र में, और उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। हम उनको बधाइयाँ देना चाहते हैं। थांगता विधा को लगभग 400 साल पहले मणिपुर के राजा महाराजाओं ने शुरू किया था। बाद के वर्षों में अंग्रेजों ने इस मार्शल आर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन के.एस. शर्मा के प्रयासों से बीते कुछ वर्षों में इसका प्रचलन इतना बढ़ा है कि साल 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इसे शामिल किया गया। थांगता मार्शल आर्ट को संरक्षित और प्रचलित करने के लिए के सनाथोइबा शर्मा को पद्मश्री सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित है। स्विच ऑन करते जाइए, बल्ब जलते जाएंगे। ऐसे ही हम दिन भर में ना जाने कितनी बार स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलाते हैं, फैन ऑन करते हैं और भूल जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन इस सब के पीछे विज्ञान है और विज्ञान की वजह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। हम अक्सर एक आम इंसान के नज़रिए से ये नहीं सोच पाते कि आखिर इसके पीछे क्या बारीकी छिपी हुई है, कौन से विज्ञान के इस नियम के आधार पर ये तमाम चीज़ें हर दिन हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही हैं। लेकिन ज़रा उन लोगों के बारे में सोचिए जो सिर्फ सोचते रहते हैं कि क्या कुछ नया किया जाए ताकि आम इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। लोग इस प्रकार की लैब, जैसे कि मैं फिजिक्स की लैब में खड़ा हूँ, ऐसी तमाम प्रकार की जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं कुछ नया करने के लिए। ऐसे ही एक भौतिक विज्ञान के बड़े प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर दीपक धर, जिनको उनके काम के लिए मिल रहा है पद्म सम्मान। जटिल वैज्ञानिक परिभाषाओं को सरल भाषा में लोगों के सामने रखने में सक्षम वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर देश दुनिया में सबसे सुलझे हुए सैद्धांतिक भौतिकविद के रूप में जाने जाते हैं। प्रोफेसर एमिरेट्स बोल्ट्जमैन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय प्रोफेसर धर कठिन से कठिन समस्याओं की बहुत ही सरल तरीके से व्याख्या करने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रभाव साइटेशन के लिए शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में सूचीबद्ध प्रोफेसर धर ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सैद्धांतिक समझ में सुधार के उद्देश्य से कार्य किया। कैंसर के उपचार के लिए दवा वितरण के नैदानिक अभ्यास में विभिन्न विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र विकसित कर योगदान दिया। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के विभिन्न सिद्धांतों पर आपका कार्य सराहनीय है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का जनरल उद्देश्य होता है कि जो बड़े कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स हैं तो उसका क्या बिहेवियर होगा, जबकि एक एक पार्टिकल का बिहेवियर हमको जानने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है कि एक बॉक्स में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल होते हैं और हम जानना चाहते हैं कि गैस का दबाव कितना होगा, जबकि हमको मॉलिक्यूल कहाँ पर जा रहे हैं, उनकी क्या दिशा गति है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये सब सीखने मालूम करने के लिए जो थ्योरेटिकल टेक्निक इस्तेमाल की गई वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहलाती है पहले, और बाद में देखा गया कि इस तरह की टेक्निक का उपयोग और क्षेत्रों में भी होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में या अर्थक्वेक प्रेडिक्शन में। प्रोफेसर धर ने अमेरिका से पीएचडी की, लेकिन स्वदेश लौट आए और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से जुड़ गए। प्रोफेसर धर को भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।
सांख्यिकी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का सम्मान हासिल किया। उन्होंने 200 से अधिक शोध पत्र लिखे। प्रोफेसर दीपक धर ने अपने पूरे जिंदगी में स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बहुत ही मूलभूत योगदान दिया हुआ है। आपने काम किए हुए एक विषय के बारे में जिसको सेल्फ ऑर्गेनाइज क्रिटिकलिटी बताते हैं, तो वह ऐसी चीज है कि पिछले 25-30 सालों से उसके ऊपर काम हो रहा है और एक ऐसा विषय है जिससे अर्थक्वेक प्रेडिक्शन, इकोसिस्टम इवोल्यूशन और इकोनॉमिक मार्केट्स का इवोल्यूशन, ये सब के लिए ये डेवलपमेंट जो साइंटिफिक डेवलपमेंट का फायदा होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रोफेसर दीपक धर का काम बहुत ही मूलभूत है और इसीलिए उनको गिब्स मेडल प्रदान किया गया। ये एक्चुअली भारत के ऐसे पहले वैज्ञानिक है जिनको ये मेडल मिल गया है, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या मैथमेटिकल फिजिसिस्ट को दिया जाता है। प्रोफेसर दीपक धर, जो कि बहुत सालों से हमारे दोस्त भी रहे हैं, उनको पद्म भूषण के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। दशकों से भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोफेसर दीपक धर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण के लिए बहुत बहुत बधाई। ये तमाम जानवर बेजुबान हैं, अपना दुख दर्द कह नहीं सकते, लेकिन तकलीफ इनको भी होती है, दर्द इनको भी होता है। मौसम की मार हो, धूप बारिश हो, इन सब का असर इन पे पड़ता है और ये अक्सर बीमार भी पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इनके दर्द को समझने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत सा काम करते हैं, क्योंकि इन जानवरों की बीमारियां कैसे दूर की जाए, इनकी बेहतरी के लिए कैसे काम किया जाए, इस पे कुछ लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं। ऐसी ये शख्सियत है गुजरात के डॉक्टर महेंद्र पाल, जो कि जानवरों की बीमारियों पर खास करके 4 दशक से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। उनको उनके इस काम के लिए मिल रहा है पद्म पुरस्कार। पशुओं के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र पाल एक जाने माने वैज्ञानिक और प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं, जिन्हें पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षण, रोग जांच, योजना और प्रशासन का करीब 50 वर्षों का अनुभव है। डॉक्टर पाल ने मुख्य रूप से पशुओं को होने वाली विभिन्न बीमारियों में फंगस की भूमिका को लेकर विस्तार से अध्ययन किया और उसका समाधान भी दिया। क्योंकि मैं 1970 से साइंस की फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से हमने 720 के करीब पेपर जो हैं वो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही जर्नल में हमने वो पब्लिश किए और 8 किताबें मैंने लिखी। उनमें से एक किताब यह है वेटरनरी एंड मेडिकल माइकोलॉजी, जो कि अपने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, न्यू दिल्ली से छपी। उस किताब का पूरे वर्ल्ड में काफ़ी एप्रिसिएशन हुआ। मैं भारत सरकार का बहुत ही दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया और उसके कारण मुझे ये पद्मश्री अवार्ड मिला। प्रोफेसर पाल ने विभिन्न पशुपालन संस्थानों, पशु चिकित्सा संबंधी शिक्षण संस्थानों के अलावा न्यूजीलैंड, जापान, इथियोपिया में भी कई संस्थानों में काम किया। डॉक्टर पाल ने अपने व्यापक अध्ययन और अनुभव से 750 से अधिक पशुओं से संबंधित पत्र प्रकाशित किए हैं और 9 किताबें भी लिखी हैं। मैं धन्यवादी हूँ अपने सरकार का कि उन्होंने वो काम जो हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किया है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। पशुधन के क्षेत्र में हमने वेटरनरी साइंस को एक बढ़ावा देते हुए अपने पशुओं के और किसान भाइयों के फायदे के लिए रिसर्च किया है और उसके रिसर्च के परिणाम निकले हैं, जो परिणाम खाली लेबोरेटरी में नहीं रहे हैं लेकिन परिणाम फील्ड तक पहुंचे हैं। श्री महेंद्र पाल जी जो कि गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने पशु चिकित्सा में काम किया है। श्री महेंद्र पाल जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक।
पशुओं की देखरेख और उनके पालने की वैज्ञानिक विधियों की महत्ता समझते हुए डॉक्टर पाल ने जानवरों में होने वाली बीमारियों के समाधान पर काम किया है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ वेटनरी पब्लिक हेल्थ ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ वेटनरी पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट ने प्रोफेसर पाल के नाम पर एक पुरस्कार की स्थापना भी की। प्रोफेसर पाल द्वारा पशु चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास, महामारी विज्ञान और निदान पर लंबे समय से किए जा रहे काम का फायदा वैज्ञानिकों को जूनेटिक रोगों के नियंत्रण के लिए रणनीति विकसित करने में मिल रहा है। इस क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र पाल को साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई। तो देखा आपने, खेल का मैदान हो, विज्ञान की प्रयोगशाला हो या फिर बेजुबान जानवरों की चिंता करना हो, इन तमाम क्षेत्रों के जो नायक थे उनकी कहानी से हमने आपको रूबरू कराया। इन तमाम नायकों ने अपने काम को अंजाम दिया मिशन मोड में, बिना इस बात की चिंता करे कि उनको शोहरत मिलेगी, उनको नाम मिलेगा या नहीं। बावजूद उसके उन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम दिया और शायद इसीलिए इन नायकों को सरकार ने पद्म सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया। हमारी ओर से भी इन तमाम नायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही नायकों से अगले अंक में हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।